बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि वो फ्रेशर्स को हायर करे फिर उनको 6 महीने सिखाए। कांग्रेस जनता पार्टी का तो उनका जो मेन स्लोगन था वो यही था, द वॉइस ऑफ लेजी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। कि कॉलेज से बच्चे पास हो रहे हैं, एक डिग्री करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें जॉब मिल जाएगी, बट रियलिटी कुछ हो रहा है। आज डिग्रियां लगभग हर किसी के पास हैं, रिज्यूम भी हर कोई बना लेता है, लेकिन ऐसा क्या होता है कि इंटरव्यू कॉल्स कुछ ही लोगों को आती हैं और फ्रेशर्स को तो कोई नौकरी ही नहीं देना चाहता। दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जिन्हें कंपनी खुद बुलाती हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे है? क्या रिज्यूम, स्किल्स, कम्युनिकेशन या फिर एचआर कुछ और ढूंढ रहा है? आज हायरिंग के यही सारे मिथ्स और सीक्रेट्स पे बात करने के लिए मेरे साथ हैं सुमित खुराना जी, द फाउंडर ऑफ हायर नेशन। सुमित जी, वेलकम फॉर टुडेज पॉडकास्ट। थैंक यू गिरीश जी फॉर द इनविटेशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सुमित जी, आज एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का दर्द समझेंगे आपके थ्रू। श्योर। सुमित जी, सबसे पहले मैं समझना चाहता हूँ जो प्रॉब्लम फ्रेशर्स के साथ है, उनको कोई जॉब नहीं देना चाह रहा आज। वो सबसे बड़ा आज की डेट में क्रिटिकल टॉपिक है। अगर किसी भी जॉब पोर्टल पे चले जाओ या किसी से पर्सनली भी बात कर लो तो वो कहता है अगर मैं फ्रेशर हूँ तो मुझे कोई एम्प्लॉयमेंट देना ही नहीं चाह रहा है। वो क्या है? ये बहुत ही हॉट टॉपिक है इंडिया जैसी कंट्री के लिए। प्रॉब्लम ये है कि हमें ये मानना पड़ेगा कि जॉब्स कम हैं, बट जो कैंडिडेट्स कॉलेजेस से हर साल पास आउट हो रहे हैं उनके पास वो स्किल नहीं है कि वो किसी जगह जॉब पा सके। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपको एक एचआर एग्जीक्यूटिव हायर करना है। एक ही कॉलेज के 2 बच्चे हैं जिन्होंने सेम कॉलेज से डिग्री की है, बट एक बच्चे ने अपनी इंटर्नशिप किसी अच्छी कंपनी में की है जहां उसने एज ए एचआर इंटर्न वर्क किया है। तो ऑब्वियसली जब हायरिंग होगी, जब वो सेम कंपनी में या डिफरेंट कंपनीज में अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली उनको ज़्यादा जॉब के चांसेस है जिसने इंटर्नशिप की हुई है। तो स्किल गैप तो इंडिया में अभी है ही है। अब ये सारी चीज़ें ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट से भी रिलेट करती हैं। अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो इंडिया में राइट नाउ काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। अगर हम बात करें अप्रैल मंथ की तो जो लेटेस्ट सर्वे हुआ है उसमें जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है वो है अराउंड 13%, और जो कि जून में बढ़कर जो हो गई है 16%। सो अगर हम इसको और दूसरे डीपर जाएंगे तो हम देखेंगे कि अभी रिसेंटली हमारी कंट्री में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है कांग्रेस जनता पार्टी का। तो उनका जो मेन स्लोगन था वो यही था, द वॉइस ऑफ लेजी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। सो जून इज द मंथ जब कॉलेजेस से बच्चे फ्रेशर निकलते हैं, अपनी स्टडी को कंप्लीट करते हैं। जब आगे जाके उनको जॉब नहीं मिलती तो वो फिर या तो उनके पास 2 ही ऑप्शन रहते हैं, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इंडिया में अगर आप एक कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करते हो तो एक स्टेबल जॉब मिल जाएगी। बट जब उन जॉब्स के पेपर जो एग्जाम्स हैं वो पेपर लीक होता है तो यूथ और फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो दिस इज वाई कि उस जो प्रोटेस्ट हुआ उसको यूथ ने बहुत बड़े लेवल पे ज्वाइन किया और उसको एक नेशनल मुहिम बना के इतना बड़ा इंडिया में चेंज लाने की कोशिश की। सो एम्प्लॉयमेंट वर्सेस एम्प्लॉयबिलिटी, अब ये एक मेजर इशू है कि कॉलेज से बच्चे पास हो रहे हैं, वो एम्प्लॉयमेंट लेना चाहते हैं बट उनपे एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है, उनमें स्किल सेट नहीं है। वो सिर्फ एक डिग्री करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें जॉब मिल जाएगी, बट रियलिटी कुछ हो रहा है। आज की डेट में जो एम्प्लॉयर है, जो हायरिंग कर रहा है, उसको रेडी कैंडिडेट चाहिए। उसके पास सिखाने का टाइम नहीं है। वो चाहता है कि कैंडिडेट आए और मेरी कंपनी में वैल्यू क्रिएट करे। उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि वो फ्रेशर्स को हायर करे फिर उनको 6 महीने सिखाए। और यूजली क्या होता है कि अगर आप 6 मंथ किसी को ट्रेन करते हो तो वो अगली जॉब 6 मंथ बाद ही चेंज कर लेता। तो आपका जो सिखाने का टाइम है, जो आप उस पर अपना पैसा, टाइम, रिसोर्सेज इन्वेस्ट करते हो, वो वेस्ट हो जाते हैं। तो नाउ एवरी एम्प्लॉयर, अगर मैं चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली की बात करूं तो हर कंपनी फ्रेशर को भी उसी फ्रेशर को हायर करेगी जिसने कहीं अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप की है, कोई स्किल्स वगैरह गेन की है रिलेटेड टू द फील्ड जिसमें वो जॉब अप्लाई कर रहा है। इसमें सेकंड पर्सपेक्टिव ये है कि बच्चों ने, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने हर पोर्टल पे अपने रिज्यूम्स डाले हुए हैं।
कोई भी जॉब आती है वो अप्लाई कर देते हैं, बिना देखे अप्लाई कर देते हैं। तो इसे हम अपनी टर्म्स में कहते हैं अप्लाई ऑल। मीन्स आपने किसी भी पोर्टल पे कोई जॉब देखी, आपने अप्लाई कर दी, कहीं भी कुछ देखा, अखबार में देखा, आपने रिज्यूम मेल कर दिया। द प्रॉब्लम इज कि प्रॉब्लम क्या है कि आपने अपना स्किल सेट नहीं देखा, उस जॉब को करने का क्या स्किल सेट है वो नहीं देखा। एज ए HR हम ऐसे CVs को देखते ही डिलीट कर देते हैं या रिजेक्ट कर देते हैं। इवन कैंडिडेट को इन्फॉर्म भी नहीं किया जाता। HR के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो कैंडिडेट को इन्फॉर्म करे कि आप एलिजिबल हो या आप नहीं हो। तो अगर आपने बिना देखे किसी जॉब के लिए अप्लाई कर दिया है तो आपको कॉल नहीं आएगा। कॉल सिर्फ उसको आएगा जिसने जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छे से पढ़ा है और उसके साथ अपने CV को रख के देखा है कि हाँ, इसमें जो स्किल सेट मेंशन है वो मेरे पास है या नहीं। तो आपने ये बोला कि अगर मान लीजिए कोई फ्रेशर है और वो अगर कहीं पे इंटर्नशिप भी कर लेता है, इंटर्नशिप करता है, तो वो एलिजिबल है कहीं पे अप्लाई करने के लिए, वो फ्रेशर का टैग उससे हट जाएगा। तो अगर मैं बोलता हूँ कि अगर वो इंटर्नशिप की बात हम करें, या फिर मैं बोलता हूँ कि कहीं पे वो ऑन जॉब ट्रेनिंग कर लेता है, दूसरे टर्म में अगर ऑन जॉब ट्रेनिंग बोलते हैं, तो वो इंटर्नशिप या ऑन जॉब ट्रेनिंग कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कॉलेजेस की नहीं होनी चाहिए? सो मोस्टली ये अगर आप कॉलेज में स्टडी कर रहे हो तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉलेज की बनती है और ऐसा होना भी चाहिए। और मैंने देखा है ट्राई सिटी में जितने भी अच्छे कॉलेजेस हैं सबके अंदर प्रॉपर ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल्स हैं। पहले क्या होता था, जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल्स थे वो प्लेसमेंट ओरिएंटेड थे, बट अब वो इंटर्नशिप ओरिएंटेड भी है। हर कॉलेज में डिफरेंट कंपनीज विजिट करनी है, इंटर्नशिप हायरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। अगर आप लिंक्डइन खोल के भी देखेंगे तो हर बड़ी कंपनी इंटर्न्स हायर कर रही है। सो कॉलेज रहते रहते अगर कॉलेज की तरफ से वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है तो हमें खुद अपने लेवल पे सोशल मीडिया के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू, जो भी डिफरेंट चैनल्स हैं उनके थ्रू इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना चाहिए। इवन अगर आप फ्रेशर भी हैं, आप 3-4 महीने से जॉब ढूंढ रहे हैं, आपको नहीं मिल रही, तो मेरी एडवाइस यही है कि आप एज ए इंटर्न अप्लाई करो। और मोस्ट ऑफ द कंपनीज एट दिस टाइम मोस्ट ऑफ द कंपनीज इंटर्नशिप के लिए आपको पे भी कर रही हैं ताकि सारा कॉस्ट आपके ऊपर ना हो। वो ट्रेंड खत्म हो गया है वो, जहाँ पे आप 6 मंथ की फीस भर के ट्रेनिंग या इंटर्नशिप करते थे, उसको हम एक कोर्स बोल सकते हैं, वो इंटर्नशिप नहीं है। जहां आप पैसे दे के कुछ सीख रहे हो वो आप स्किल ले रहे हो। इंटर्नशिप में आप किसी एम्प्लॉयर के अंडर काम करते हो और आपको कुछ सिखाया जाता है, किस पर्टिकुलर स्किल पे आपको ट्रेन किया जाता है। और मोस्टली एज अ फ्रेशर या आप इंटर्नशिप करके कहीं भी जाते हो तो आपको अगर एम्प्लॉयर ने ट्रेन भी किया है तो एम्प्लॉयर की फर्स्ट प्रेफरेंस यही होगी कि वो आपको अपनी कंपनी में ही अकोमोडेट करे, क्योंकि उसने 5 से 6 महीने लगा के आपको ट्रेन किया है, अपने रिसोर्सेज दिए हैं, तो वो क्यों चाहेगा कि आप ना जाओ। तो ऑब्वियसली माय आंसर इज यस फॉर दिस। जब आपने कॉलेज पढ़ते पढ़ते डिग्री करते करते इंटर्नशिप की किसी अच्छी कंपनी में, तो वो ऑब्वियसली आप दूसरों से स्टैंड बेटर करोगे जिस स्टूडेंट ने पूरे 4 साल की डिग्री में कोई भी इंटर्नशिप नहीं की। एक चीज और था, जैसे हमने CJP की बात की, कॉकरोच जनता पार्टी की बात की, उनका स्लोगन था लेजी। तो Yes. ऐसा तो नहीं लगता कि कहीं ये जो जनरेशन है, जो फ्रेशर्स घूम रहे हैं, जो अनएम्प्लॉयड हो गए, ये लेजी हैं, इस वजह से ये कहीं पे अप्लाई भी नहीं करते या फिर अपने कंफर्ट के हिसाब से जॉब ढूंढना चाहते हैं? ऐसा तो नहीं है सर? अगर मैं ट्राई सिटी की बात करूं तो हमने 10,000 प्लस कैंडिडेट्स को 80-90 कंपनीज में प्लेस किया है। और जो बात आप कर रहे हो वो बिल्कुल राइट है। हम इंटरव्यू डिटेल्स भेज देते हैं, सब कुछ प्लान कर देते हैं, शेड्यूल कर देते हैं, बट कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए नहीं आता। हम दूसरा मौका देते हैं, वो फिर भी नहीं आता। कुछ कैंडिडेट तो इतने लेजी हमें आंसर्स देते हैं, वो बोलते हैं कि अगर मैं मोहाली में एक्स सेक्टर में हूं तो मुझे एक्स सेक्टर में ही जॉब चाहिए, अगर मैं मोहाली में 59 सेक्टर में रहता हूं तो मुझे 59 के आसपास ही जॉब चाहिए। वो चंडीगढ़ जाने को भी तैयार नहीं है, इंटरव्यू देने को भी तैयार नहीं है, हमें वर्चुअल इंटरव्यू करवा दो। मतलब बहुत सारे कैंडिडेट तो यही पूछते हैं, ये नहीं पूछते काम क्या है, ये पूछते हैं सैलरी कितनी मिलेगी, क्या करना होगा। वो फोन पे ही पूछना चाहते हैं, वो इंटरव्यू देना ही नहीं चाहते। हम रिज्यूम्स देखते हैं, रिज्यूम 3-3, 4-4 साल पुराने हैं, लेटेस्ट एक्सपीरियंस ही मेंशन नहीं है उस पे। अगर आज की डेट में भी एक कैंडिडेट बोल रहा है कि रिज्यूम मैंने दोस्त से बनवाया था, तो फिर उसका करियर भगवान भरोसे ही है। अब दूसरी बात करते हैं हम एम्प्लॉयर की, कंपनी साइड से।
तो कंपनी अगर किसी को हायर करती है तो उसमें क्या देखती है आज की डेट में, क्योंकि रिज्यूम हर किसी के पास होता है और मेरे ख्याल से डिग्रियां आज सब किसी के पास है, तो वो क्या देखता है, स्पेसिफिक क्या देखता है जो हायर करने से पहले कैंडिडेट के ऊपर? अगर हम फ्रेशर की बात करें तो कंपनी आपके सीवी में जो एचआर है आपको इंटरव्यू पे बुलाने से पहले आपका स्किल सेट देखती है। ओके। अगर आपका स्किल मैच करता है तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो वहां पे आपके स्किल के साथ साथ आपका एटीट्यूड भी देखा जाता है कि आप खुद को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो। समटाइम्स क्या होता है कि आपकी स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं बट आप उसको हायर नहीं करते। एटीट्यूड आज की डेट में बहुत ज़्यादा मैटर करता है क्योंकि हर कंपनी चाहती है कि मुझे लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय चाहिए। सो अगर मैं बात करूं, सपोज मैं अपने एक रेस्टोरेंट के लिए रेस्टोरेंट मैनेजर हायर कर रहा हूँ, स्किल उसने बड़े ब्रांड में काम किया है, उसका स्किल सेट सही है, बट अगर वो कस्टमर हैंडलिंग अच्छे से नहीं कर पा रहा है या उसको कस्टमर से बात करने का नहीं पता है कि कैसे कस्टमर डिलाइट होता है, कैसे होता है, वो अपने कस्टमर की कंप्लेंट्स को नहीं सुन रहा है, तो ऑब्वियसली माय बिजनेस विल फॉल। सो एटीट्यूड बहुत मैटर करता है कि आप ये जॉब में आप क्या एक्स्ट्रा ऐड करोगे, आप क्या एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करोगे। एक चीज़ और है सर, जैसे मैंने देखा है कि काफ़ी लोग हैं क्वालिफाइड होते हैं, क्वालिफाइड होने के बाद उन्होंने मतलब स्किल भी ले लिया, अप्लाई भी कर रहे हैं, बट इवन उसके बाद भी उनको ना इंटरव्यू कॉल्स नहीं आती हैं। काफ़ी केसेस में होता है ऐसा है, उन्होंने बीटेक कर ली, उसके बाद कुछ क्रैश कोर्सेस भी कर लिए 3-4 महीने 6 महीने के, और रिज्यूम भी बहुत अच्छा बना लिया एआई वगैरह की हेल्प से, उसमें प्रोजेक्ट भी दिखा दिए, इवन आफ्टर उनको कॉल्स नहीं आती हैं। जो मेजर प्रॉब्लम आजकल यही है कि जो रिज्यूमे में जो इंफॉर्मेशन दी जाती है वो एक्चुअली होती नहीं है, वो स्किल सेट होता नहीं है। ओह। आप लिख तो देते हो कि आपने XYZ प्रोजेक्ट पे काम किया है या आपने बनाया है, बट आप खुद सोचिए आप एक प्रोजेक्ट खुद पूरा बना लेंगे? आपने लिख दिया प्रोजेक्ट्स में कि मैंने ये, जैसे लोग पहले लिखा करते थे, मैंने लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है, मैंने XYZ सिस्टम बनाया है, तो क्या लिखते थे कि मैंने बनाया है। बट आप खुद सोचिए एक प्रोजेक्ट आप पूरा खुद बना सकते हैं? कभी भी नहीं। सो 80% जो आपके रिज्यूमे में वो लिखते हैं आजकल कैंडिडेट, वो झूठ होता है। ओह। हम मतलब 3-3 बार कॉल्स करके वेरीफाई करते हैं। सपोज हाउ वी ऑपरेट, हमारे पास एक जॉब पोस्ट है, हमने उसके लिए पोस्ट किया अपने सोशल मीडिया पे, हमारे पास एप्लीकेशन आती है, हम उस एप्लीकेशन को देखते हैं कि एक्सपीरियंस मैच हो रहा है, ये हो रहा है, ये डिटेल्स मैच हो रहे हैं, इसका इंटरव्यू हो सकता है, ये सिलेक्ट हो सकता है। बट फिर हम स्पेशली उसका एक टेलीफोनिक इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। बट जब हम टेलीफोनिक इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं तो 10 में से 8 चीजें तो उसके पास है ही नहीं। उसने लिखा हुआ करंटली आई एम डूइंग दिस जॉब, वो तो 1 साल से फ्री है। उसकी 3 जॉब्स के बीच में 2 साल का गैप है, उसने नहीं किसी को बताया, बट एज अ HR मुझे वो दिख रहा है कि 2023 के बाद 2026 में जॉब मांगी जा रही है। उसने कहीं मेंशन नहीं किया वो गैप क्यों है। सो जितना आप CV को हिडन करोगे, जितना आप चीजों को छुपाओगे, एज अ HR जैसे ही आप CV देखते हो वो और ज्यादा आपको दिखती हैं, आपके माइंड में क्वेश्चंस होते हैं, और जब क्वेश्चंस इतने ज्यादा हो जाते हैं तो HR सोचता है ठीक है मूव टू नेक्स्ट CV, क्योंकि ड्यू टू अनएम्प्लॉयबिलिटी एक पोस्ट के लिए एटलीस्ट 15 से 20 CVs हमारे पास आते ही आते हैं। और मैं आप जान के शौक रह जाओगे, कई बार 20 में से एक को भी हम शॉर्टलिस्ट नहीं करते। अब सपोज आप एक एग्जांपल लीजिए, मुझे एक कैशियर रखना है। कैशियर में देखो 2 चीजें होती हैं, एक होता है कैश हैंडलिंग, कैश आजकल आता नहीं है, सारी पेमेंट्स ऑनलाइन है, तो 2 चीजें हैं। कुछ कंपनीज सॉफ्टवेयर यूज करती हैं उसके लिए, बिलिंग के लिए, कुछ कंपनीज एक्सेल शीट मेंटेन करने को बोलती हैं। आपने एक कैशियर जॉब के लिए अप्लाई किया है, रेस्टोरेंट के अंदर जॉब है, आप कैसे, आपको जब हम कॉल करके पूछते हैं कि आप रेस्टोरेंट जॉब के लिए अप्लाई किया, हाँ जी कर लेंगे। आपको एक्सेल आता है, हाँ जी कर लेंगे। आप रोटेशनल शिफ्ट में काम कर लोगे? नहीं करेंगे जी, जबकि जॉब डिस्क्रिप्शन पे मेंशन्ड है दिस इज रोटेशनल शिफ्ट जॉब या दिस इज नाइट शिफ्ट जॉब।
सबसे पहली मेरी रिक्वायरमेंट है कि नाइट शिफ्ट जॉब, मतलब जो बच्चा रात को भी, जो कैंडिडेट रात को भी काम कर ले। अब उसमें हमें 50 सीवीज आए, 100 सीवीज आए, हमारा पहला क्वेश्चन सेम है, आर यू कंफर्टेबल विद नाइट शिफ्ट? सो मोस्ट ऑफ द टाइम ये प्रॉब्लम तभी आती है एज अ फ्रेशर, एज अ 1 ईयर एक्सपीरियंस, एज अ 10 ईयर एक्सपीरियंस, हम उस जॉब को पाने की कोशिश कर रहे हैं जिस जॉब के लिए हम फिट नहीं है। ये चीज हमें कभी रियलाइज नहीं होती, बट जो आपका सीवी देख रहा है एज अ एचआर, वो चीज वो 5 सेकंड में पता लग जाती। वो 5 सेकंड में जज कर लेगा कि आगे बढ़ना है या अगला सीवी देखना है। सो दिस इज द रीजन, माई एडवाइस टू ऑल द जॉब सीकर्स, जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं एटलीस्ट 2 बार उसका जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ें, फिर अपने सीवी में चेक करें कि कौन से कीवर्ड्स मैच हो रहे हैं। इवन आजकल तो आप चैट जीपीटी से भी 2 मिनट में कर सकते हो। आप जॉब डिस्क्रिप्शन डालो, अपना सीवी डालो, आप वो भी आपको बता देगा कि मैं एलिजिबल हूं कि नहीं और मेरा एलिजिबिलिटी परसेंटेज कितना है। सो दिस इज द रीजन आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको कॉल्स नहीं आ रही, और एचआर के पास इतना टाइम नहीं है कि एक जॉब के लिए आपने 1 जॉब के लिए या 20 जॉब्स के लिए अपना सीवी भेजा और हर एचआर आपको कॉल करके बता रहा है रिजेक्टेड हो। नहीं, आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, आप चेक करो कि आपको ये चीज मिल सकती है, आप एलिजिबल हो या नहीं। सुमित जी, एक चीज और है, जैसे मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैंने किसी आईटी पर्सन का इंटरव्यू लिया था, तो शी वॉज मोर कंफर्टेबल फॉर टेलीफोनिक रादर कमिंग फिजिकली। तो मैंने उनसे कहा कि चलो ठीक है, आप टेलीफोनिक इंटरव्यू लेते हैं हम। मैंने बात की और मैंने क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट किया। बिलीव मी, सी वॉज, जितनी स्पीड से मैंने पूछ रहा था उसी स्पीड से वो टाइप करके गूगल पे डाल के वहाँ से आंसर्स देख के वो मुझे बता रही थी। तो मैंने सोचा कि ये एक्यूरेट ऐसा क्यों बता रही है। तो मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा और मैंने भी उस चीज को गूगल पे डाला, तो देखा कि जो आंसर वो बता रही है वही आंसर मेरे सामने आ रहा है। तो दिस इज समथिंग वेयर द फ्रेशर्स एंड द जॉब सीकर्स आर गोइंग। आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि इतना ज्यादा कंफर्ट जोन में चले गए हैं, जो वो लेजी वर्ड था ना, मुझे लगता है कि वो सही है इन लोगों के लिए। और ये माइंडसेट भी है एक, मुझे लगता है एक माइंडसेट भी है जिसको चेंज करने की जरूरत भी है। सो एज ए फ्रेशर हमें ऐसी प्रैक्टिसेस में नहीं जाना चाहिए, इससे हमारा करियर बिल्कुल स्पॉइल हो सकता है। अगर आप फ्रेशर हो और आप 1-2 साल फ्री रहते हो, तो इंटरव्यू का सबसे पहला क्वेश्चन यही बन जाएगा कि आपने पिछले 2 साल में क्या किया। एज ए एचआर मेरा पहला क्वेश्चन यही होगा कि 2 साल में इस कैंडिडेट ने क्या किया है कि इसको जॉब ही नहीं मिली। सो दैट्स वाई अगर आप देखेंगे कि ड्यूरिंग कोविड वर्चुअल इंटरव्यूज का ट्रेंड आया था, वर्क फ्रॉम होम का ट्रेंड आया था। एज पर अगर मैं ट्राई सिटी की बात करूं तो बहुत कम कंपनीज हैं जो आज की डेट में वर्क फ्रॉम होम दे रही हैं। हर कंपनी ने वर्क फ्रॉम ऑफिस का कल्चर दोबारा से अडॉप्ट कर लिया। आई थिंक वो एक राइट कल्चर है। जब आप ऑफिस में जाते हो, कुलीग्स के साथ बैठ के काम करते हो, आपको स्किल के साथ साथ और भी बहुत चीजें सीखने को मिलती हैं कि मैनेजर के अंडर काम कैसे करना है, प्रेशर के अंडर काम कैसे करना है, लोगों से कैसे इंटरेक्ट करना है। आप खुद को हर दिन कुछ ना कुछ इम्प्रूव करते हो। तो ये बिल्कुल ही एक बड़ी बैड प्रैक्टिस है जिससे हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं, सामने वाला का कुछ नहीं जाएगा। अगर बाय चांस आपने उस कैंडिडेट को हायर कर भी लिया, जॉब दे भी दी, तो यहाँ आपके ऑफिस में आके यहाँ आप उसको जब टास्क दोगे तो हर चीज चैट जीपीटी या एआई से नहीं हो पाएगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां से आपको हिंट मिल जाएगा कि हाँ, ये आई हायर्ड अ रॉन्ग पर्सन, ये मेरी कंपनी में नहीं चलेगा। फिर ऐसे कैंडिडेट को 15 दिन बाद सैलरी देके वापस भेज दिया जाता है, क्योंकि और इसी वजह से हर कंपनी ने देखो आजकल ट्रेंड बना लिया है। हमारे टाइम में ये चीजें बहुत कम होती थी, आजकल हर कंपनी ने एक ज्वाइनिंग लेटर में एक वर्ड लिख दिया, प्रोबेशन पीरियड। किसी का वो 30 डेज का है, किसी का वो 60 डेज का, किसी का वो 90 डेज का। प्रोबेशन पीरियड का मतलब यही होता है कि जो कुछ इंटरव्यू में डिस्कस हुआ, जो कुछ हमने कैंडिडेट को ऑब्जर्व किया, हम उसके बिहाफ पे आपको जॉब दे रहे हैं, बट आप 90 डेज तक प्रोबेशन पीरियड में हो। मींस जो हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो आपने बोला था कि आपको आता है, वो चेक करने के लिए 90 डेज है। अगर आप वैसे ही निकले जैसा हमने
सोच के आपको हायर किया है तो आपकी जॉब कंफर्म है। अदरवाइज ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड किसी भी दिन हम आपको बोल सकते हैं कि आपको कल से नहीं आना। सो उस फियर को कम करने के लिए ये प्रोबेशन पीरियड हर ज्वाइनिंग लेटर में आज की डेट में आपको दिखेगा, क्योंकि रॉन्ग हायरिंग सिर्फ एक एम्प्लॉयर को डिस्टर्ब नहीं करती है, वो पूरी कंपनी के कल्चर को खराब कर देती है। जैसे हमने सुना है ना, एक खराब से पूरी पेटी खराब कर देता है, तो वही है। अगर एक गलत कैंडिडेट हायर हो गया तो हो सकता है आपका मैनेजर भी छोड़ जाए, उसके आपके मैनेजर को भी इफेक्ट करे, आपकी पूरी टीम को इफेक्ट करे। तो वही प्रोबेशन पीरियड में आपका पूरा चेक होता है कि आप क्या कर पा रहे हो, आप कितना डिलीवर कर पा रहे हो, आपकी कैपेबिलिटीज क्या है, प्लस आपका एटीट्यूड क्या है। क्योंकि किसी भी ऑफिस में आपको एज अ टीम मेंबर वर्क करना है, चाहे आप मैनेजर भी हो तब भी आप किसी टीम का हिस्सा हो, आप तब भी आप किसी के अंडर काम कर रहे। ग्रेट। तो फ्रेशर्स हो या एक्सपीरियंस, ये इंटरव्यू चीट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इंटरव्यू को चीट करने का मतलब है आप खुद के साथ चीटिंग कर रहे हो। जो जॉब आपको मिलनी थी ना, आप उसको कह रहे हो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। बिकॉज आप इंटरव्यू तो क्रैक कर लोगे, बट जब आप एक्चुअल एनवायरनमेंट में जाओगे देन यू विल बी ब्लैंक। मतलब कि ज्वाइनिंग इज इजी बट रिटेंशन इज वेरी हाई। मतलब एज ए एम्प्लॉयर, कोई भी एम्प्लॉयर है वो हमेशा यही चाहेगा कि मैं जिसको हायर करूं वो एक लॉन्ग टर्म तक रहे। अब कई कंपनीज हम देखते हैं कि कोई पोजीशन 6-6 महीने क्लोज नहीं होती है। रीजन ये नहीं है कि मार्केट में एलिजिबल कैंडिडेट नहीं है, रीजन ये है कि वो राइट कैंडिडेट नहीं उनको मिल रहा है। मैं आपको एक छोटा सा इस पे एग्जांपल देता हूं, ये शायद वो ये स्टोरी सुन भी लें। मतलब अभी रिसेंटली 1-2 महीने पहले हमने किसी कैंडिडेट का इंटरव्यू करवाया। उन्होंने फर्स्ट राउंड क्लियर किया, सेकंड राउंड क्लियर किया, तीसरे राउंड पे आके एम्प्लॉयर ने उनको होल्ड बोल दिया। और एज ए रिक्रूटमेंट कंपनी हमें उन्होंने बोला कि हम और कैंडिडेट्स देखना चाहते हैं। उन्होंने और कैंडिडेट्स, मतलब आई थिंक 1 महीने के अंदर अंदर 5 से 6 इंटरव्यूज उन्होंने और लिए। डिफरेंट कैंडिडेट्स, कोई कहीं का है, कोई किस बैकग्राउंड से है। बट 1.5 महीने बाद उन्होंने हमसे फिर उसी कैंडिडेट का सीवी दोबारा मांगा। उनको फिर दोबारा चौथी बार कंपनी में बुलाया गया। चौथी बार कंपनी में बुला के सब फाइनल हुआ, फिर भी नहीं बोला गया कि आप हायर हो गए हो। नेक्स्ट डे उनको कॉल आता है कि यू हैव बीन हायर्ड। तो आप देखिए, राइट कैंडिडेट नहीं मिलता तो जो बिल्कुल नेक्स्ट टू राइट होता है उसको हायर कर लिया जाता है। उसके बाद जो कैंडिडेट्स ने इंटरव्यू दिया वो उससे भी ज्यादा सैलरी मांग रहे थे, उससे भी ज्यादा एक्सपीरियंस थे। हम भी फर्स्ट राउंड देते हैं, हमें पता था, बट स्टिल उनको ही कॉल गई, क्योंकि कंपनी को लगा होगा कि इनको हम राइटली फिट कर सकते हैं अपनी टीम। कुछ तो ऐसे स्किल्स आपके दिखे होंगे ना कि उन्होंने 1.5 महीने बाद एक कैंडिडेट को फिर पूछा कि आर यू अवेलेबल, और उस कैंडिडेट ने फिर ज्वाइन किया। राइट कैंडिडेट मिलना भी एक मिरेकल है आज की डेट में। सही कैंडिडेट को अगर आपने हायर कर लिया तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अगर आपने गलत कैंडिडेट को हायर कर लिया तो आपकी प्रॉब्लम मल्टीप्लाई होगी। सुमित जी, एक स्टूडेंट है जो कॉलेज में अभी पढ़ रहा है, आगे जाके उसको भी प्लेसमेंट चाहिए, वो ऐसा क्या करे कि उसको कॉलेज में निकलने के बाद कहीं ना कहीं प्लेसमेंट मिल जाए? सबसे पहले तो वो क्लासेस बंक ना करे। दूसरा ये है कि आप जिस भी कोर्स में पढ़ रहे हो, आपने फैशन डिजाइनिंग चूज किया, आपने बीकॉम चूज किया, आपने इंजीनियरिंग चूज किया, तो आप एटलीस्ट 3 to 6 मंथ्स की इंटर्नशिप फुल टाइम और पार्ट टाइम एज पर योर करिकुलम आपको जरूर करनी चाहिए, ताकि आप फ्रेशर काउंट ना हो। और सीरियसली करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हाँ ठीक है, आपने किसी कंपनी, पापा के फ्रेंड की कंपनी में आपने भेज दिया और 3 मंथ्स बाद आपने सर्टिफिकेट ले लिया, बट इंटरव्यू में आप फिर वो उसको नहीं ले पाओगे जॉब को। तो इंटर्नशिप, जिसको हम बोलते हैं ना, हम गैप कम कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयबिलिटी के बीच में। सो आपको अपनी एम्प्लॉयबिलिटी को इंक्रीज करना है, आपको अपना कोई ना कोई अपने अंदर स्किल लेके आना है। तो आपको जो इंटर्नशिप है वो सीरियसली करनी चाहिए। और इंटर्नशिप के साथ आप कोशिश करो, अगर इंटर्नशिप अगर आपको करनी भी है तो वर्क फ्रॉम ऑफिस करो।
चाहे वो फुल टाइम है या पार्ट टाइम है। मेरा मानना ये है कि अगर आप ऑफिस में बैठ के इंटर्नशिप करते हो तो आपको अपार्ट फ्रॉम योर स्किल्स इम्प्रूवमेंट आपको बहुत कुछ और सीखना को मिलता है। हाउ टू इंटरेक्ट, हाउ टू स्पीक, हाउ टू, आप खुद को चेंज करते हो। और जब आप फिर इंटरव्यू के लिए जाओगे ना, आपको खुद लगेगा कि मेरे पास कुछ है, मैं फ्रेशर नहीं हूं। हम भी इतने रिज्यूम्स देखते हैं ना, तो कैंडिडेट लिखता है कि इस इंटर्नशिप, हमने इस कंपनी में ये इंटर्नशिप की है, तो हम पूछते हैं कि है क्या सीखा है। अगर वो आंसर वेल करता है तो हमारी नज़रों में वो फ्रेशर से ऊपर है। अगर एक फ्रेश इंटर्न को कोई 10,000 या 12,000 पे कर रहा है तो ऑब्वियसली वो 20+ में ही ज्वाइन करेगा। उस 3 months इन्वेस्टमेंट का आपको आफ्टर द डिग्री बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। और अगर आप इंटर्नशिप करके जा रहे हो तो आपको डायरेक्ट जॉब भी मिलेगी। आप एज ए फ्रेशर जा रहे हो, वो आपको फिर एज ए इंटर्न हायर करेंगे। तो माई एडवाइस इज, आप जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे हो, जो भी कोर्स स्टडी कर रहे हो, आप अपनी इंटर्नशिप पे पूरे फोकस्ड रहें। चाहे वो फुल टाइम हो चाहे पार्ट टाइम हो, आप उसको जरूर करें। आप अपने रेलिवेंट स्किल को अपने अंदर जरूर ऐड करें। लाइक आप बीकॉम कर रहे हो तो आप अकाउंट्स का कुछ सीखें, एक्सेल का कुछ सीखें। अगर आप सेल्स का कोई कोर्स कर रहे हो तो आप किसी सेल्स स्टोर की वर्किंग देखें, उसमें प्रैक्टिकली वर्क करें। या आप रेस्टोरेंट का कर रहे हो तो आप किसी होटल या रेस्टोरेंट के अंदर इंटर्नशिप करें। बहुत सारे कॉलेजेस बहुत सारे एफर्ट्स कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को इंटर्न्स प्लेस करने का। बट द प्रॉब्लम इज कि कॉलेज अपना एफर्ट कर रहा है, हमें भी अपनी ड्यूटी करनी है। हमें भी सीरियसली वहां पे जाके इंटर्नशिप करनी है। ये नहीं कि हम वहां से अटेंडेंस लगाई, हम फिल्म देखने चले गए, हाँ चंडीगढ़ आए हैं तो हम कहीं और घूमने चले गए, मॉल में चले गए। बट सीरियसली जो आपको बोला गया है आप उससे ज़्यादा देने की कोशिश करो, क्योंकि वो एक लर्निंग स्टेज है। जितना आप ज़्यादा सीखोगे उतना आप स्किल्ड हो जाओगे। आपने ना बेटर प्लेसमेंट मंत्रा दे दिया एक। हाँ। अब सुमित जी, एक चीज़ और है, जैसे हमने डिस्कस किया था अभी कि जो अनएम्प्लॉयमेंट का गैप है, जो 6 महीने में 13% से 16% पहुंच गया। दूसरी तरफ है जो एम्प्लॉयर है वो कह रहा है मुझे राइट कैंडिडेट नहीं मिल रहे। तो ये कैसे बैलेंस होगा? इसमें भी यही है कि आप जो स्टडी कर रहे हो, आप जो कुछ भी आप कोर्स कर रहे हो या आप जो कुछ भी सीख रहे हो, आपको उसको प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट करना है। अगर हम ट्राई सिटी की मार्केट की बात करें, हर कंपनी इंटर्न्स को हायर करती है, बट वहां तक पहुंचने के लिए आपको एफर्ट तो करना पड़ेगा ना। अगर आप वो लेजी की तरह इंटरव्यू देने आप नहीं जा रहे हो, आप सोच रहे हो घर पे आके मुझे कोई इंटर्नशिप लेटर दे जाए, घर पे ही मुझे एक्सपीरियंस लेटर दे जाए, तो फिर आप घर पे ही आपकी जॉब है, फिर आप बाहर नहीं जा सकते। एम्प्लॉयर को चाहिए राइट कैंडिडेट। राइट कैंडिडेट का मतलब क्या है? जिसके पास स्किल्स हो, जिसका एटीट्यूड कंपनी के लिए अडॉप्टेबल। वो आपको कॉलेज में रह के शायद नहीं मिल पाएगा। आपको उसके लिए किसी कंपनी में जाना पड़ेगा। वहां जाके आपको 3-4 महीने उस कंपनी के कल्चर को स्टडी करना पड़ेगा, अपने आप को अडॉप्ट करना पड़ेगा, प्लस अपनी स्किल को एनहांस करना पड़ेगा। अगर आप इस चीज को करने के लिए तैयार नहीं हो तो ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। आप उस 16 से वो कल को 18% भी हो जाएगी। पूरी ड्यूटी कॉलेज की नहीं है, आपकी खुद की भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने आप को कैसे स्किल्ड बनाते हो, आप अपने आप को कैसे अपग्रेड करते हो। एज अ फ्रेशर, एज अ स्टूडेंट, आपको अपने आप को अपग्रेड करने के रिसोर्सेज पे ध्यान देना चाहिए। सुमित जी, एक चीज़ और थी, जैसे हमने अभी सीजेपी की बात की, कॉकरोच जनता पार्टी बनी थी अनएम्प्लॉयमेंट को लेके कि हम अनएम्प्लॉयमेंट के लिए फाइट करेंगे। ये सब आपको लगता है कि, मतलब पर्सनली मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपको लगता है कि वो उस पर्पज की तरफ जा रहे हैं या वो पर्पज डिफीट हो रहा है? नहीं, दे आर वेरी फोकस्ड। ये जो प्रोटेस्ट हुआ है 1 month का, इसमें सिंपली देखा गया है कि वो अनएम्प्लॉयड यूथ ने अपनी फ्रस्ट्रेशंस सरकार पे निकाली है। उनका मेन स्लोगन क्या था? वॉइस ऑफ लेजी एंड अनएम्प्लॉयड। ये टैग अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि
इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा है। जो अनएम्प्लॉयड होता है वो उसके पेरेंट्स बोलते हैं ठीक है चल अब यार तू कोई सरकारी पेपर की तैयारी कर ले, आप कोई फलाना कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे दे, क्या पता क्लियर हो ही जाए। अगर एक बीटेक करके बच्चे को किसी सरकारी पेपर की, क्लैरिकल पेपर की तैयारी करनी पड़ रही है तो आप सोच सकते हो। और आज की डेट में इंजीनियरिंग करना लाखों रुपया देना पड़ता है, इंजीनियरिंग करने के लिए लाखों रुपया इन्वेस्ट होता है। एज अ पेरेंट अगर आप अपने बच्चे को इंजीनियरिंग करा रहे हो, उसके बाद उसको जॉब नहीं मिल रही है, फिर आप उसको फिर कह रहे हो कि एग्जाम की तैयारी करो, यूथ कहाँ जाएगा? तो यूथ ने फिर अपना आक्रोश दिखाया ना उसमें पार्टिसिपेट करके। यूथ ने दिखाया कि हम अनएम्प्लॉयड भी हैं और हमारे पास कोई डायरेक्शन भी नहीं है। अब वही बीटेक वाले बच्चे ने गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी की, वो पेपर लीक हो गया, कितना बड़ा झटका है। सो अकॉर्डिंग टू मी हमें ट्राई सिटी मार्केट में तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें आपको अपग्रेड करना है। अब क्या होता है कि अभी तक हमने स्किल्स की बात की, कुछ सीखना चाहिए। अब स्किल्स विद एआई हो गया कि आपकी जो भी स्किल है, लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग ही है, अब कई कंपनीज बोल रही हैं यूजिंग एआई करके दिखाओ इसको। बट उसमें भी क्या है कि आप हर चीज़ में एआई तो नहीं कर सकते ना। आने वाले टाइम में इंटरव्यू कैसे होगा ग्राफिक डिजाइनर का कि आप हमें एक डिजाइन बना के दिखाओ, बट उसमें एआई का यूज नहीं करना। सो फिर से हम स्किल को सीखने की बजाय स्किल पे डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। जो भी एआई टूल्स हैं वो हमारी असिस्टेंस के लिए हैं, वो इसलिए नहीं है कि हमारा सोचना ही बंद कर दें, हमारी क्रिएटिव पावर ही खत्म हो जाए, हमारा माइंडसेट ही ब्लॉक हो जाए। हमें बस यही इजी लगे कि कमांड देनी है, प्रॉम्प्ट डालना और चीज मिल जानी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सुमित जी, अभी तक हमने ना एम्प्लॉय की बात की, फ्रेशर्स की बात की, अब हम दूसरी तरफ बात करते हैं एम्प्लॉयर की। तो जैसे मैंने जनरली देखा है, जो स्टार्टअप होता है उसके जो फाउंडर्स होते हैं वो जो फर्स्ट 5 एम्प्लॉय हायर करते हैं ना, उसमें उनको बहुत चैलेंज आता है कि राइट सिलेक्शन नहीं हुई या फिर वो जूझ रहे हैं हायरिंग में। उनके लिए क्या टिप्स हो सकते हैं? जो स्टार्टअप फाउंडर है उनको वो कैंडिडेट चाहिए जो फर्स्ट डे से ही ऑनरशिप ले, जो फर्स्ट डे से ही वैल्यू ऐड करे। बट मार्केट में जब आप इंटरव्यूज करते हो, जब आप कैंडिडेट से मिलते हो, तो मार्केट में दोनों तरह का कैंडिडेट मिलता है। राइट प्लेसमेंट स्टार्टअप के लिए बहुत जरूरी है। एक रॉन्ग हायरिंग आपको पता नहीं कितना पीछे ले जाएगी। और नॉर्मली हम सोचते हैं जो अच्छा कैंडिडेट है वो कॉस्टली मिलता है, वो सैलरी ज़्यादा डिमांड करते हैं। बट इसमें एज पर माई एक्सपीरियंस राइट कैंडिडेट भी आपको बजट में मिल सकता है। बट क्या होता है कि मोस्टली स्टार्टअप्स में मतलब एग्जेप्शंस आर ऑलवेज देयर। आजकल हर कोई कोशिश करता है कि मैं सस्ता एम्प्लॉय हायर कर लूँ, सस्ते के चक्कर में फिर वो राइट कैंडिडेट नहीं मिलता। हायरिंग इज नॉट अ इजी प्रोसेस। आपको बहुत सारे पर्सपेक्टिव पे देख के फिर कैंडिडेट को हायर करना पड़ता है, उसका एटीट्यूड, उसकी अडॉप्टेबिलिटी, उसकी कैपेबिलिटी, उसकी लर्निंग स्किल्स। सो मोस्टली जो गलतियां यही होती हैं स्टार्टअप न्यू कंपनीज में, या आप कह दो स्टार्टअप कंपनीज में, वो जल्दी से एम्प्लॉयज हायर कर लेते हैं। मैं ये नहीं कहता सस्ते करते हैं, कई बार वो अपनी पॉकेट से बाहर जाके भी करते हैं, बट वो राइट कैंडिडेट नहीं बन पाते। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने चंडीगढ़ में किसी को हायर करना है, आपने कुछ इंटरव्यूज किए, आपने उसमें से 1-2 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया, उसमें से एक को हायर भी कर लिया। अब वो कैंडिडेट ज्वाइन नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि आपका ज्वाइनिंग लेटर देख के उसने कहीं और जॉब ले ली। फिर से वो प्रोसेस सारा दोबारा शुरू करना पड़ेगा। तो वो कैंडिडेट ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा, उसकी कंफर्टेबिलिटी इस जगह के लिए कितनी है, क्योंकि आजकल कैंडिडेट के बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। उनको लोकेशन प्रेफरेंस चाहिए, टाइमिंग प्रेफरेंस चाहिए, बट स्टार्टअप कल्चर में आप ये चीज़ें इंश्योर नहीं कर सकते। एक रफ एंड टफ कैंडिडेट ज़्यादा वर्क करता है स्टार्टअप कल्चर में। वो ड्यूरिंग इंटरव्यू ही आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो कि वो कितना अडेप्टेबल है, कितना फ्लेक्सिबल है, कितना कैंडिडेट कंफर्टेबल है। एक और क्वेश्चन था सुमित जी मेरा, कि जनरली जो स्टार्टअप्स होते हैं उनके पास कैंडिडेट को दिखाने के लिए ना कुछ नहीं होता है, एम्प्लॉय को दिखाने के लिए, क्योंकि वो इनिशियली स्टार्ट करते हैं, ना उनकी ब्रांड बिल्डिंग होती है, ना उनको सोसाइटी में कोई जानता है।
ना बहुत ज़्यादा उनकी प्रेजेंस होती है सोशल मीडिया और कहीं जगह पे। और एक दूसरी कंपनी है जो स्टेबल है पहले से, और वहाँ पे इजीली हायरिंग भी हो रही है और लोग ज्वाइन भी करना चाहते हैं। बट ये स्टार्टअप फाउंडर्स ऐसा क्या करें कि जो एम्प्लॉय एक एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयर को मिलते हैं वो इनको भी मिल पाए? बेसिकली क्या है कि ये मुझे थोड़ा सा ये 50-50 लगता है। आजकल बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो स्टार्टअप्स में भी काम करने के लिए रेडी हैं, बट इट शुड नॉट बी अ लाला कंपनी। उसमें एक सिस्टम होना चाहिए, एक प्रोसेस होना चाहिए जिसको एक हर एम्प्लॉय फॉलो कर रहा है। लाइक अब आप एक लीव पॉलिसी होती है, एक चीज होती है, अगर आपकी कंपनी में वही डिफाइंड नहीं है तो ऑब्वियसली फिर उन्हीं वो बच्चा वहीं अप्लाई करेगा, वहीं जॉब ज्वाइन करना चाहेगा जहां लीव पॉलिसी अच्छी है, जहां क्लियर है। अगर आप एक छुट्टी नहीं दे पा रहे हो या आप मतलब किसी भी चीज पे उसको क्लैरिटी ही नहीं है तो वो ठीक है, जब तक आपके पास काम कर रहा है वो हो सकता है 4 दिन बाद आपके पड़ोस वाली कंपनी में ज्वाइन कर जाए। तो मुझे लगता है कि जो सिस्टम है कंपनी का वो डे 1 से बनता है। आप सोचो कि आज मैं काम चला लूं, 2-4 साल बाद जब मैं बड़ी कंपनी बन जाऊंगा फिर सिस्टम बनाऊंगा, वो नहीं बन पाएगा, कभी नहीं बन पाएगा। सिस्टम जो है वो एक फर्स्ट डे से ही बनता है, और एज अ फाउंडर, एज अ सीईओ आप उस सिस्टम को सबसे पहले फॉलो करने वाले होते हो। लाइक फॉर एग्जांपल किसी कंपनी में टाइम 10 to 6 है, सैटरडे संडे ऑफ है, दैट्स एप्लीकेबल टू फाउंडर एज वेल एंड एम्प्लॉयज एज वेल। सो ठीक है, हम स्टार्टअप्स चाहे घर से चल रहा है, चाहे स्टार्टअप कोवर्किंग स्पेस से चल रहा है, चाहे स्टार्टअप कहीं से भी ऑपरेट हो रहा है, बट एक सिस्टम है जो कैंडिडेट्स को फोर्स करता है आपकी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए। चाहे उस कंपनी में 2 लोग ही काम कर रहे हैं, अगर आपके पास 2 एम्प्लॉयज हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं आपके साथ, बट वो कम से कम 30 या 40 लोगों को ये शेयर जरूर करेंगे कि मैं इतने अच्छे स्टार्टअप में काम करता हूं, मुझे ये बेनिफिट्स मिल रहे। सो ऑब्वियसली जब एम्प्लॉयज आपस में, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं साथ साथ होती हैं, तो ड्यूरिंग लंच टाइम लोग कंपनी से बाहर निकलते हैं, बाहर चाय का एक खोखा होता है, वहां जाके एक दूसरी कंपनीज के एम्प्लॉयज बात करते हैं, तो वो अपनी कंपनी के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट ही मोस्ट ऑफ द टाइम डिस्कस करते हैं। मेरी कंपनी में तो ये है, मेरी कंपनी तो वो है। तो वहीं से वो दूसरी कंपनी में जाने का शुरू हो जाता है। अगर आपको लगता है कि यार मेरे वाली कंपनी जिसमें मैं काम कर रहा हूं तो इनसे काफी बेटर है, फिर आप चेंज नहीं करोगे। अगर आपको लगेगा यार उस कंपनी में ये बेनिफिट भी है, ये बेनिफिट भी है, मुझे वहां जाना चाहिए। बट हाँ, वो बेनिफिट्स भी एक लिमिटेड होते हैं। ये नहीं कि मतलब काम ही ना हो, बस इन चीजों पे डिस्कशन होता रहे। सो मेरी एडवाइस यही है कि जो भी स्टार्टअप्स हैं उनको डे 1 से सिस्टम बनाना चाहिए, चाहे वो HR से रिलेटेड है, चाहे वो सैलरी से रिलेटेड है, चाहे वो कुछ भी है। आज भी बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जहां एम्प्लॉय को पता ही नहीं होता मेरी सैलरी कौन सी डेट को आनी है, यही नहीं पता कि मेरे को कल की छुट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, यही नहीं पता कि मैंने मेडिकल लीव सुबह डाल दी है, वो प्रूव होगी भी कि नहीं होगी। सो दैट्स वाई हर कंपनी को अपना एक कल्चर बिल्ड करना चाहिए। जब कल्चर बिल्ड होता है तो आपके बारे में पॉजिटिवली उस चाय के खोखे पे बात होती है, और फिर दूसरों का मन करता है यार ऐसी कंपनी मुझे भी मिले। मैं अपना एग्जांपल दे देता हूं। जो मैंने फर्स्ट जॉब ज्वाइन की उसमें सैटरडे वर्किंग था। जैसे ही मैंने ऐसी जॉब देखी कि सैटरडे संडे ऑफ मिल रहा है, मैंने वहां ज्वाइन किया। ऐसा नहीं मैं वहां से भाग गया, बट ठीक है, मेरी पर्सनल प्रायोरिटीज है, और आज की डेट में आप एम्प्लॉय को फोर्स नहीं कर सकते टू स्टे विद यू। आप कोई लालच देके नहीं किसी को रोक सकते। आपका कल्चर रोक सकता है, आपका सिस्टम रोक सकता है जो आपने बनाया है, जो आपकी जिन वैल्यूज पे आप खड़े हो। आपने देखा होगा कई एम्प्लॉयज जॉब छोड़ने के बाद भी अपने एम्प्लॉयर की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हम भी जैसे कई बार किसी को एक बार प्लेस करते हैं, किसी रीजन से वो जॉब छोड़ देता है, सेकंड जॉब पे वो अप्लाई करता है, तो हम कैंडिडेट से फीडबैक लेते हैं कि उस एम्प्लॉयर में ऐसा क्या था जो आपने छोड़ दिया और उसको क्यों ज्वाइन कर रहे हो। तो वो फीडबैक ऑलवेज ट्रेवल्स। कई बार छोड़ने का रीजन कुछ भी नहीं होता, सिर्फ इतना सा होता है कि वो कंपनी
मेरे घर से 40 किलोमीटर दूर थी, ये कंपनी मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर है। तो सिमिलरली जब मैंने फर्स्ट जॉब की वो कॉलेज मेरे घर से 35 किलोमीटर दूर था, और जो मैंने सेकंड ज्वाइन की उसमें सैटरडे भी ऑफ था और मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर था। एंड स्टिल आई रिस्पेक्ट माई एम्प्लॉयर्स। मैं मेरी आज भी उस एम्प्लॉयर से एमडी से बात होती है। सुमित जी, जब मैं आपसे पॉडकास्ट के लिए बात कर रहा था तो मैंने आपका लिंक्डइन प्रोफाइल चेक किया और मुझे पता चला आप इंजीनियर हो। Yes. और आपने एमटेक किया हुआ है। तो एक एमटेक वाला इंजीनियर हायर नेशन कैसे बना सकता है? मतलब स्पेशलाइजेशन मतलब आपने ले ली हायरिंग में, ये कैसे हो सकता है कि इंजीनियर हायरिंग करने लगा? आई थिंक ये एक्सीडेंटली कोविड में हुआ। सो मैंने बीटेक किया है, फिर एमटेक किया है, फिर एज ए मैंने लेक्चर जॉब ज्वाइन की, फिर धीरे धीरे मैं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल में चले गया। तो 1-2 साल बाद फिर मैं प्लेसमेंट ऑफिसर बन गया। सब कुछ स्मूथ चल रहा था, मतलब अच्छी जॉब थी, अच्छा डेजिग्नेशन था, सेटल्ड, जीरकपुर में सेटल्ड था मैं, मतलब फैमिली भी सब ओके, वाइफ की भी जॉब बहुत अच्छी जा रही थी। तो सडनली कोविड जी महाराज आए। तो मुझे आज भी याद है कि जिस दिन लॉकडाउन अनाउंस हुआ उससे एक दिन बाद मेरा बर्थडे था। आई थिंक 20 मार्च को शाम को एक न्यूज़ आती है कि कल से लॉकडाउन है। तो हमने कहा ठीक है, चलो 10-15 दिन बंद रहेंगे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। बट जैसे जैसे वो लॉकडाउन आगे बढ़ा, पहले मुझे मेल आई कि अब ये जॉब आपको रीज्वाइन तभी करोगे जब कोविड खत्म हो जाएगा और हम आपको सिर्फ मार्च मंथ की सैलरी दे पाएंगे। विद इन 15 दिनों में ये भी फाइनल हो गया कि दोबारा रीज्वाइन होगा, सैलरी नहीं आएगी अब। तो सिमिलरली मेरे वाइफ भी जॉब करते थे, ऑब्वियसली वो ट्रैवल इंडस्ट्री से हैं, तो एजुकेशन और ट्रैवल सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ उन दिनों। तो उनको भी सेम, मतलब आपको इतने दिन तक ही सैलरी मिलेगी। तो 1-2 महीने बड़ा हम परेशान हुए, फ्री रहना प्लस फाइनेंशियल बर्डन बढ़ता जा रहा है, जो भी सेविंग्स है वो ख़त्म हो रही है। देन हमें लगा कि कुछ ना कुछ तो करना ही है। कोई बोलता है जी आप कंप्यूटर टीचर बन जाओ, आपने बीटेक एमटेक तो की हुई है ITCSE में, कंप्यूटर चलाना तो सिखा ही दोगे। तो मैंने उस पर भी बड़ा सोचा, फिर फ्रेंड से डिस्कस किया तो वो मुझे सजेस्ट करने लग गए तुम इस कंपनी में ऑनलाइन ट्यूटर बन जाओ, उधर बन जाओ। बट फिर जैसे जैसे टाइम बीत रहा था तो फिर सडनली हमने आपस में म्यूचुअली डिसाइड किया, मैंने और मेरी वाइफ ने, कि क्यों ना हम एक रिस्क लेके देखें। तो वो रिस्क हमने लिया। तो फिर हमने 2 कंपनीज शुरू करी अपनी अपनी, एक हायर नेशन, एक हॉलीडे नेशन। सो मैंने जैसा बताया कि मेरा एक्सपीरियंस प्लेसमेंट्स में था, तो हायर नेशन में हम प्लेसमेंट सर्विसेज देते हैं, हॉलीडे नेशन इज़ प्योरली अ ट्रैवल कंपनी। बट कंपनी स्टार्ट करना तो बड़ा इजी है, बट आपका पहला क्लाइंट कैसे आएगा वो बहुत एक टफ है। पहले क्लाइंट को ऑन बोर्ड करना बड़ा टफ है। सो वहाँ पे मतलब जब मैं अपने रिलेटिव से भी डिस्कस करता था कि मैं ऐसे मैंने हायर नेशन शुरू कर रहा हूँ या मतलब करने वाला हूँ, तो वो आगे से हंस के बोल देते थे कि भाई तेरी अपनी नौकरी चलेगी, तू दूसरों की कहाँ से लगवा लेगा। सो वो मेरे लिए भी एक बड़ा क्वेश्चन था यार, सच में मेरी अपनी तो चलेगी, मैं दूसरे की कैसे किसी को प्लेस करूंगा। अगर मैं प्लेस कर सकता हूं तो सबसे पहले मुझे खुद को ही करना चाहिए। बट ठीक है, मैंने उसको एज ए चैलेंज लिया। मैंने हायर नेशन रजिस्टर करवाई, हॉलीडे नेशन रजिस्टर करवाई। तो मैं शुरू से नेटवर्किंग में बड़ा एक्टिव था, मतलब मुझे लोगों से मिलना, कनेक्ट करना और कनेक्टेड रहना। यूजली क्या होता है कि नेटवर्क में ना लोग मिलते हैं, थोड़े दिन बाद भूल जाते हैं, एक दूसरे को मतलब भूल जाते हैं। तो मेरी वो हैबिट है, मैं पिंग करता रहता हूँ। जब भी मुझे मौका मिले मैं अपने दोस्तों से या जो भी कंपनीज मेरी कनेक्टेड है आज की डेट में भी, तो मैं जब भी उनके ऑफिसेज के आसपास होता हूँ मैं एम्प्लॉयर से मिलता जाता हूँ। तो मैंने वैसे ही
नेटवर्क मुझे नहीं पता था नेटवर्क ऐसे भी प्ले करता है, तो आई जस्ट पोस्टेड ऑन सोशल मीडिया कि मैंने ये कंपनी शुरू कर दी है, कि किसी को करना हो तो मुझे बताओ। इमीडिएटली मुझे 3 लोगों का मैसेज आता है, और थैंकफुली आज भी वो तीनों कंपनी ओनर्स मेरे क्लाइंट है। तो वहीं से फिर ये जर्नी शुरू हुई। फर्स्ट ईयर में हमने 1000 प्लस किया, फिर 2000 प्लस किया, फिर क्लाइंट्स बढ़ते रहे। तो राइट नाउ 10,000 candidates we have placed without taking any money from the candidate. Very good. So at Hire Nation, we never ask for any registration fees or placement charges. So हमारा जो भी है, हम मतलब कैंडिडेट ऑलरेडी ट्रबल में है, वो पहले ही स्ट्रगल कर रहा है, हम उसमें और बर्डन नहीं डालना चाहते। हम तो चाहते हैं वो एलिजिबल कैंडिडेट मिले, इंटरव्यू हो और वो सिलेक्टेड हो। सुमित जी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर ने आज जो है ना, वो जो हायरिंग के जो सीक्रेट्स थे ना, मुझे लगता है वो सब खोल दिए, और मिरर भी दिखा दिया काफ़ी लोगों को, जो मुझे लगता है कि हेल्पफुल भी होने वाला है। हो सकता है कुछ लोगों को निगेटिव लगेगा, बट मुझे जहाँ तक लगता है कि टेक अवे बहुत ज़्यादा है। इंसाइटफुल पॉडकास्ट था आज का। अब हमारा एक रैपिड फायर राउंड है जिसमें आपको क्विकली आंसर देना है। ओके, श्योर। रेडी? श्योर। 1 पेज रिज्यूम या 2 पेज रिज्यूम? पेज मैटर नहीं करता, इंफॉर्मेशन मैटर करती है। जो भी इंफॉर्मेशन हो वो सही हो, एक्यूरेट हो, चाहे वो 1 पेज हो चाहे 2 पेज हो, बट रिज्यूम जितना छोटा हो उतना ही बेटर है। सो माय आंसर इज 1 पेज। स्किल या फिर डिग्री, व्हाट मैटर्स? बोथ। डिग्री से आप इंटरव्यू तक पहुंचते हो, बट स्किल से आप इंटरव्यू क्लियर करते हो। सो डिग्री प्लस स्किल्स बोथ आर इम्पोर्टेंट। लिंक्डइन जो है वो ऑप्शनल है या फिर मैंडेटरी है जॉब सीकर्स के लिए? इट्स मैंडेटरी। Once you join college, you must be on LinkedIn. I would say it's mandatory. You can't skip this. Either you are a job seeker or a working professional. I advise everyone should have their account on LinkedIn. Facebook, Insta में ना हो चलेगा, but LinkedIn पे होना चाहिए। जॉब स्विच करना एक स्मार्ट डिसीजन है या रिस्की डिसीजन? It depends upon the opportunity. आपको जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है, आप उसको कैसे इवेल्युएट करते हो, ऑन दैट इट डिपेंड्स कि ये स्मार्ट है या रिस्की है। जॉब सीकर्स को स्टार्टअप सेलेक्ट करना चाहिए या एमएनसी सेलेक्ट करनी चाहिए? जहाँ पे भी उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, जहाँ पे भी उनको सीखने को मिले, जहाँ उनको अच्छा एनवायरनमेंट मिले। वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम ऑफिस? इफ यू आर अ फ्रेशर, आई वुड सजेस्ट वर्क फ्रॉम ऑफिस ओनली। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, आपने ऑलरेडी वर्क फ्रॉम ऑफिस में काम किया हुआ, देन आई विल नॉट माइंड। आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो, बट एज अ फ्रेशर यू मस्ट ऑप्ट फॉर वर्क फ्रॉम ऑफिस। 1 हायरिंग रूल एवरीवन शुड नो फ्रॉम सुमित खुराना जी। राइट कैंडिडेट शुड बी प्लेस्ड एट राइट प्लेस। Don't go for degree only. Check skill set as well. डिग्री के बिहाफ पे आप किसी को नौकरी ना दो, स्किल सेट के बिहाफ पे दो, उसके एटीट्यूड के बिहाफ पे दो। सुमित जी, मुझे लगता है कि हमने ना सारे मिथ्स को आज ब्रेक डाउन कर लिया, और बहुत सारा इंसाइटफुल रहा ये। मतलब मुझे लगता है कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों को बेनिफिट होने वाला है। स्पेशली हम फ्रेशर्स की बात करें या स्टार्टअप फाउंडर्स की बात करें, दोनों के लिए हमने बहुत सारे टिप्स बताए, बहुत सारे सजेशंस बताए। इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू। बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच सुमित जी। आई ऑल्सो एंजॉयड। थैंक यू। थैंक यू सो मच।